तो ये है पहला न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या है जरा पढ़ें इसको। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू स्फीयर्स। स्फीयर ए हैज अ मास ऑफ 500 kg। ये सिंपल सा क्वेश्चन सबसे पहले लाया गया है जस्ट फॉर द वार्म अप, आपको समझ में आ जाए कैसे हमको लगानी है वैल्यू फॉर्मूले में। तो ये हमारे दो स्फीयर्स हैं, एक ये रहा और दूसरा ये रहा, ठीक। एक का मास है 500 kg, स्फीयर ए है, ये है हमारा स्फीयर ए जिसका मास है 500 kg, ये है हमारा स्फीयर ए जिसका मास है 500 kg। एंड स्फीयर बी हैज अ मास ऑफ 750 kg, 750 kg। दे आर प्लेस्ड 2 meters अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। जब लिखा रहता है कि स्फीयर्स हैं एंड दे आर प्लेस्ड 2 meter अपार्ट, तो मतलब डिस्टेंसेस कहां से लिए जा रहे हैं, सेंटर से लिए जा रहे हैं। ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला न्यूटन का अप्लाई करने के लिए आपको हमेशा डिस्टेंसेस कहां से लेने, सेंटर से। सो दे आर प्लेस्ड 2 meter अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। इनके बीच की हमको ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी है। तो G इंटू M1 यानी कि 500, M2 यानी कि 750 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, ठीक। सो सीधा सीधा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा आ जाएगा G इंटू 5 इंटू 75, 75 इंटू 2 150, 375 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर जो कि होता है 4। 4 को अगर हमने यहां से काटा तो हमें मिलेगा 250। 4 को हमने यहां से काटा तो हमें मिलेगा 250। तो G हो जाएगा फोर्स हो जाएगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 375 इंटू 250 न्यूटन। क्योंकि हमने सारी SI यूनिट्स में रखी हैं तो हमारा फाइनल आंसर किस में आएगा, न्यूटन में आएगा। इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 6.67 इंटू 375 इंटू 250। तो दिस इज यहां से हटा दे 1 2 3 4 5, 6.25 इंटू 10⁻⁻6। तो फोर्स हो गई 6.25 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन, ठीक। क्लियर। नेक्स्ट, 3 particles each of mass 2 kg are placed at the vertices of a triangle of side 1 meter। हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल की जो साइड है वो 1 मीटर है। इस ट्राइंगल की जो साइड है वो 1 मीटर है, ठीक है। और यहां पर 3 पार्टिकल हमने रख दिए, ठीक। 3 पार्टिकल हमने रख दिए इसके वर्टिसेस पे, ठीक। 3 पार्टिकल्स हमने रख दिए इसके वर्टिसेस पर। क्या क्या मासेस हैं इनके, सबके मास कितना है 2 kg, सबका मास कितना है 2 kg। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन ईच पार्टिकल ड्यू टू द अदर टू। हर एक पार्टिकल के लिए रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है बाकी दोनों की वजह से। अब फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब आप ये वाला पार्टिकल पकड़ लो, कोई सा भी पार्टिकल, देखो सिमेट्री ऐसी बन रही है कि अगर आप किसी भी एक पार्टिकल पे फोर्स निकालोगे तो दूसरे पे भी वही होगी। आपने ये वाला पार्टिकल ले लिया, आपने क्या करना है फिर, जब 2 से ज्यादा बॉडीज हो, देखो 2 बॉडीज हो तो आपने सीधा फॉर्मूला लगाया G इंटू M1 M2 बाय R स्क्वायर। अब अगर 2 से ज्यादा बॉडीज हैं तो आपको क्या करना है, आपने कोई भी एक बॉडी लेनी है। मैं निकाल रहा हूं सपोज इस पे नेट फोर्स, तो इसको आप भूल जाओ, आप सोचो कि ये इस पे किधर फोर्स लगाएगी और कितनी लगाएगी। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है, तो ये इस पे इधर फोर्स लगाएगी और वो फोर्स कितनी होगी, मान लो उस फोर्स का नाम है F, तो वो फोर्स कितनी होगी, वो फोर्स होगी G M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो अगर ये 1 है तो ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो डिवाइडेड बाय
1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, तो F हो गया 4g। सिमिलरली ये वाली जो फोर्स है, अब इसको भूल जाओ, है ना, इसकी फोर्स हमने डायरेक्शन भी निकाल ली, मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया। अब इसको भूल जाओ, इंडिविजुअली सोचना है आपने, पहले इसको भूल के इसके बारे में सोचना है कि ये इस पे किधर फोर्स लगाएगा और कितनी लगाएगा, फिर इसको भूल के इसके बारे में सोचना है कि ये इस पे कितनी फोर्स लगाएगा और किधर लगाएगा। बस यही प्रोसीजर फॉलो करना है, चाहे कितनी भी बॉडीज हो, और फिर आपने सबका, सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल देना। ये जो टेक्निक है, बेसिकली ये कोई टेक्निक नहीं है, अगर आपको वेक्टर्स का बेसिक फंडा पता है तो आप बिना बताए भी यही करोगे। इसको वैसे हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हों तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे जो नेट फोर्स होती है वो सबकी फोर्सेस का रिजल्टेंट होती है, दैट इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बट ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, तो इसको छोड़ दिया, यहां पे ये फोर्स लगाएगा और इतनी ही लगाएगा सेम, बिकॉज सिमेट्री बन रही है, तो इन दोनों का मासेस भी सेम है, इनके बराबर डिस्टेंस भी सेम है, तो जो ये वाली फोर्स होगी ये भी F ही होगी। इसलिए मैंने उसको पहले ही F ले लिया था, F1 F2 के चक्कर में ही हम नहीं पड़े, क्योंकि ये दोनों सेम होंगी फोर्सेस। अब लगाओ आप पैरेललोग्राम लॉ, जो नेट फोर्स होगी इस पार्टिकल पे, वो इधर होगी, और वो होगी F नेट, Fn ले लो चलो उसको, है ना, Fn। तो वो क्या होगी, ये दोनों कितने एंगल पर हैं, ये एंगल है 60 डिग्री, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो Fn कितना हो गया, Fn हो गया अंडर रूट a स्क्वायर पैरेललोग्राम लॉ प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, फिर से F इंटू F cos 60 डिग्री, cos 60 होता 1/2, cos 60 होता 1/2, 1/2 रखोगे 2 से 2 कटेगा, तो ये हमारा आ जाएगा अंडर रूट F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, जो कि हो जाएगा अंडर रूट 3F, F नेट। ठीक है, और ये आ गया हमारा F नेट आ गया, F क्या था 4G, तो 4√3G। वैसे तो आपको G की वैल्यू पुट करनी है, लेकिन अगर आपके पास समय कम हो एग्जाम में तो आप आंसर G की टर्म्स में भी छोड़ सकते हो, बिकॉज G यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो यूनिवर्सल कांस्टेंट्स की टर्म्स में हम लोग आंसर छोड़ सकते हैं, हमारा गलत नहीं माना जाएगा। ऑब्वियसली गलत है भी नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गई बात? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Two bodies of masses 2 kg and 8 kg are separated by a distance of 10 मीटर। दो बॉडीज हैं, 10 मीटर से उनको हमने सेपरेट किया। ये दो बॉडीज हम यहां पे बना देते हैं, ये, एंड दीज बॉडीज आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ, मासेस कितने हैं इनके, 2 kg एंड 8 kg, एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। ठीक, नाउ अ बॉडी ऑफ मास m is placed on the line joining two masses such that it experiences no force. Find the distance of m from 2 kg mass. अब इन दोनों मासेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, यानी ये वाली, यहां पर हमने एक बॉडी लाके रख दी m kg की और उस पर कोई फोर्स नहीं लगी, तो बताओ उसका डिस्टेंस कितना है 2 kg वाली बॉडी से। देखो हमने यहां पर एक बॉडी लाके रख दी, एक यहां पे हमने m kg की एक बॉडी लाके रख दी, तो उस m kg की बॉडी पे इनमें से कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा। ऐसा कब होगा, जब दोनों उसको बराबर फोर्स से खींचेंगे। यहां पर एक बॉडी लाके रख दी, तो ये जितनी फोर्स से अपनी तरफ खींचेगा, ये उतनी फोर्स से अपनी तरफ खींचेगा। जब उसको दोनों बराबर फोर्स से खींचेंगे, तो बराबर फोर्स से तभी तो खींच पाएगा अगर ये 2 के जो हमारी बॉडी है m मास वाली, वो 2 kg वाली के ज्यादा पास होगी। भाई वो बेचारा छोटा सा है, वो तो क्या फोर्स लगाएगा m वाली पे, वो तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाएगा 8 kg वाला। तो दोनों की फोर्स बराबर हो तो तभी पॉसिबल है ना, जब m वाला इसके ज्यादा पास हो और उससे दूर हो। तो मान लो हमने m वाले को यहां लाके रख दिया, ठीक है, m वाले को हमने यहां लाके रख दिया, और ये डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं कि
इधर से r है, 2 kg वाले से ये डिस्टेंस r है, यही तो हमने निकालना है। तो अगर 2 kg वाले से ये डिस्टेंस r है और टोटल डिस्टेंस 10 है, तो इससे ये डिस्टेंस कितना होगा, 10 माइनस r, इससे ये डिस्टेंस होगा 10 माइनस r। तो इस पे जो फोर्स होगी, इस पे जो फोर्स होगी इधर, और इधर, ये दोनों फोर्सेस होंगी बराबर, ठीक है। तो ये वाली जो फोर्स है, इधर वाली फोर्स जो है वो इन दोनों के बीच की फोर्स है, जो कि होगी G m1 m2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। दिस शुड बी इक्वल टू दिस फोर्स जो इसके और इसके बीच में है, जो कि होगी G इंटू 8 इंटू m डिवाइडेड बाय 10 माइनस r का स्क्वायर। अब G से G कटा, M से M कटा, और 2 से ये कटा, और इसका यहां पे बचा 4। तो ये हमारे पास बचा 1 अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन 10 माइनस r स्क्वायर। दोनों तरफ का रूट ले लो। देखो स्क्वायर भी खोल के कर सकते हो, बट बहुत लंबा हो जाएगा उस केस में क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, फंस जाओगे। तो हम अगर दोनों तरफ का रूट ले लें तो 4 का रूट होता है 2 और 10 माइनस r, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 10 माइनस r इक्वल टू 2r, तो 3r इक्वल टू 10 और r इक्वल टू 10 बाय 3। 10 बाय 3 मतलब 3.33 मीटर। यानी आंसर क्या है कि ये जो मास है वो 2 kg वाली बॉडी से 10 बाय 3 यानी 3.33 मीटर पे रखा होना चाहिए, ठीक। और अगर 8 kg से पूछा होता तो वो भी आप निकाल सकते हो 10 माइनस r करके, जो कि 20 बाय 3 आएगा। A body of mass m is divided into two pieces m1 and m2. Find the value of m1 and m2 such that the force between them is maximum. यहां पे हमारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी को हमने दो पीसेस में डिवाइड कर दिया, इस बॉडी को हमने दो पीसेस में तोड़ दिया। दो छोटे छोटे पीसेस बने इसके, ये और ये। इसका मास था कैपिटल M, है ना, और इसको M1 और M2 में हमने डिवाइड कर दिया। अब सवाल है कि M1 और M2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि उनके बीच की जो फोर्स है वो मैक्सिमम हो। M1 और M2 के बीच की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि उनकी जो फोर्स है वो मैक्सिमम हो। तो फोर्स क्या होगी इन दोनों के बीच में, मान लो इन दोनों को हमने एक डिस्टेंस r पे रख दिया, इन दोनों बॉडीज को हमने एक डिस्टेंस r पे रख दिया। छोटी छोटी बॉडीज हैं तो इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो r है। ये मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ छोटी छोटी बॉडीज है, बिकॉज जो आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है और स्फीयर्स के लिए एप्लीकेबल है। स्फीयर्स का तो जो मास है वो हम लोग मान सकते हैं कि सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, तो वो भी पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ही बिहेव करते हैं एक तरीके से, बट ऐसे इर्रेगुलर शेप की बॉडीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है ये, उसके लिए हमें इंटीग्रेशन लगानी पड़ती है। तो मान लो ये बॉडीज बहुत छोटी हैं और r डिस्टेंस पे हमने इन्हें रख दिया है, तो इनके बीच की जो फोर्स है वो होगी G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। लेकिन अगर मैं मान लूं कि जो m1 है वो m है, मान लो, देयरफॉर जो m2 होगा, दूसरी वाली जो बॉडी होगी उसका मास कितना होगा, कैपिटल M माइनस m, है ना। तो इनके बीच की जो फोर्स है वो होगी G m माइनस m इंटू m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें निकालना है इस फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू, उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट। मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन के अंदर था जो,
है ना। अगर आपको नहीं आती है तो आपको पहले वो टॉपिक सीखना पड़ेगा। अभी ऑब्वियसली हम वो टॉपिक सीखने तो बैठेंगे नहीं, क्योंकि वो तो मैथ्स का टॉपिक है। फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है, स्टार्टिंग में मैंने भी पढ़ाया था। तो ये फोर्स है। सो फॉर F to be maximum, for F to be maximum, F dF by dm। देखो वेरिएबल तो मास ही हुआ ना m, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि जो स्मॉल m की वैल्यू है वो क्या है, तो वही हमारा वेरिएबल है। तो dF by dm शुड बी व्हाट, इट शुड बी 0। तो इसका जरा डेरिवेटिव निकालो, यानी कि इसको आप m स्मॉल m की टर्म्स में डिफरेंशिएट करो। तो ये तो पूरा कांस्टेंट हो गया, ये हो गया m माइनस 2m, और इसको आपने रख दिया 0। तो m माइनस 2m आपका क्या आएगा, 0। और m क्या आएगा, m की वैल्यू चाहिए ना हमको, तो m आएगा हमारा कैपिटल M डिवाइडेड बाय 2। तो यही आपका आंसर है कि अगर आप दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करो तो उन दोनों पार्ट्स का मास अगर इक्वल है तो उनके बीच में फोर्स जो है वो मैक्सिमम होगी। ये बिल्कुल वही बेसिक फंडा है मैथ्स का कि एक नंबर को दो ऐसे नंबर्स में डिवाइड करें जिनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो। जैसे आपके पास नंबर है 24 को आप 23 प्लस 1 भी लिख सकते हो, 24 को आप 22 प्लस 2 भी लिख सकते हो, 24 को आप 21 प्लस 3 भी लिख सकते हो। लेकिन सबसे ज्यादा प्रोडक्ट होगा 12 प्लस 12, यानी 12 इंटू 12 144। जितने भी और पेयर्स हैं जिनका सम 24 आता है उनका प्रोडक्ट 12 इंटू 12 से तो कम ही आएगा। तो वही चीज यहां पर भी हो रही है कि दोनों का मास बराबर होगा तो इनके बीच में फोर्स जो है वो मैक्सिमम होगी। लेकिन मैक्सिमा चेक करने के लिए डबल डेरिवेटिव भी निकालना पड़ता है, वो नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम होगा, तो वो तो आ ही जाएगा डी स्क्वायर एफ बाई डी एम स्क्वायर। फर्स्ट डेरिवेटिव कहां था, ये था फर्स्ट डेरिवेटिव। अब जब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाला तो जी बाई आर स्क्वायर एज इट इज रहेगा, m 0 और ये आएगा -2। तो आप देख रहे हो कि नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है ये मैक्सिमा की वैल्यू है। तो दोनों मासेस क्या होने चाहिए, m/2 और m/2। सो देयरफॉर m1 शुड बी m/2 एंड m2 शुड आल्सो बी m/2। ठीक। 3 equal masses of m kg are fixed at the vertices of an equilateral triangle ABC। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC के वर्टिसेस पे हमने रख दिए 3 मास। ठीक। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन मास 2m। 2m का यहां पर एक मास है प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड G ऑफ द ट्राइंगल। यहां पे सेंट्रोइड पे रख दिया तो उस पे कितनी फोर्स होगी। व्हाट इज द फोर्स इफ द मास एट द वर्टेक्स A इज डबल। तो पहले हम निकालें A पार्ट का आंसर। बच्चों देखो सिमेट्री देखो, सिमेट्री देखो, ये क्या करेगा, ये वाला पार्टिकल इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये वाला पार्टिकल अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये वाला पार्टिकल अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और आप जानते हो अगर ये सेंट्रोइड है, यहां से मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, तो ये पूरा एंगल होगा 60 डिग्री, तो इसका हाफ होगा 30। और यहां पर इसके पैरेलल, इस वाली साइड के पैरेलल यहां लाइन ड्रॉ करी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी होगा 30। तो ये तीनों फोर्सेस पहले तो बराबर होंगी। ठीक, ये तीनों फोर्सेस इक्वल होंगी क्योंकि सेंट्रोइड जो है वो बराबर डिस्टेंस पर है और मासेस भी तीनों वर्टिसेस पे इक्वल हैं। फिर इस फोर्स का इधर मैंने अगर एक कंपोनेंट लिया, इस फोर्स का मैंने इधर एक कंपोनेंट लिया ये, तो ये होगा F cos 30 डिग्री, ये कंपोनेंट होगा F cos 30 डिग्री। और अगर मैंने इधर लिया ये, तो ये होगा F sin 30 डिग्री। ठीक, ओके। सिमिलरली इसका भी ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, फोर्स तो ये भी F है, तो इसका ये भी कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, F cos 30 डिग्री। और इधर इसका कंपोनेंट क्या होगा, F sin 30 डिग्री। तो F cos 30 और F cos 30 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इक्वल एंड अपोजिट है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ये दोनों जब ऐड होंगे तो ये बनेगा 2F sin 30, sin 30 होता 1/2। तो यार 2F इंटू 1/2 करोगे तो क्या आएगा, 2F इंटू 1/2 करके आंसर क्या आएगा, F। यानी कि इस तरफ जो फोर्स है, इस तरफ जो फोर्स है, ये वाली जो फोर्स है ये कितनी है, टोटल फोर्स आ गई इधर तो F है ना, इधर तो टोटल फोर्स आ गई F, लेकिन F तो इधर भी है,
ये वाली फोर्स जो ऊपर वाला पार्टिकल इसको खींच रहा है वो भी तो F है, तो ये दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं, दोनों F हैं, देयरफॉर F नेट कितनी हो गई, नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड इज 0. नंबर 2, व्हाट इज द फोर्स इफ द मास एट द वर्टेक्स A इज डबल्ड. अब देखो, अगर यहां वाला मास डबल कर दिया, अगर यहां वाला मास डबल कर दिया, यहां वाले तो सेम है, तो ये F है, ये F है, ये कंपोनेंट कट गए और ये हो गया हमारा F. लेकिन वहां वाला मास कर दिया डबल, तो ये वाली फोर्स हो जाएगी 2F, क्योंकि यार मास डबल करने से फोर्स डबल हो जाएगी, है ना. तो ये वाली 2F हो गई. तो अब F नेट कितना हो गया, अब F नेट कितना हो गया, अब F नेट हो गया 2F माइनस F, 2F माइनस F यानी कि F. अब इस F की वैल्यू अपन देख लें. इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड उसके लिए हमें चाहिए. इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड क्या है, मास एंड सेंट्रोइड फिक्स्ड है, व्हाट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी. अच्छा, एजी, एजी ये हमें दिया हुआ है, साइड की जरूरत ही नहीं, हमें तो यही चाहिए ना, साइड से ही हमको ये लेंथ निकालनी थी, पर ये तो दी हुई है 1 मीटर है. तो अगर ये 1 मीटर है तो ये जो फोर्स है F, ये है G, यहां पे पार्टिकल कितना था 2m, तो G m इंटू 2m डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, तो 2gm स्क्वायर, 2gm स्क्वायर. ठीक, ओके, चलो